हमारे शिवम गुप्ता जी जो कि बरेली से हैं, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। वैसे गुड मॉर्निंग। और शुभम सिंह जो वाराणसी में हैं, सीटीएस एग्जीक्यूटिव, वो दिखाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? इस समय ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में सब ठीक ठाक है? जी सर, बढ़िया सर। वेरी गुड। ओके, कीप इट अप। और आगे बढ़ते हैं हमारी टीम से। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग राजेश जी। मैं आपको खोज नहीं पा रहा हूँ। आप हाँ आ गए, ठीक है। जी राजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर बिल्कुल सर। हाँ, आप तो ये KIPM से। जी हाँ। जी। हमारे राजेश मिश्रा जी स्क्रीन पे हैं। वो स्टेट हेड हैं, यूपी ईस्ट के लखनऊ से हैं, और KIPM की फैकल्टी से भी परिचित हैं, और KIPM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तमाम सारे स्टूडेंट्स भी उनसे परिचित होंगे। नहीं, साहब मुलाकात अभी नहीं है सर। अच्छा, हमारी नहीं है। राजेश जी जब अपना पहले सेमिनार हुआ था वहां पर, तो राजेश जी नहीं थे क्या? मैं नहीं था सर। मैं नहीं था सर। आप कहीं और गुड थे मॉर्निंग उस सर। समय। आप थे सर उसमें। हाँ, मैं तो गया था। ये अनिल जी करवाए थे, जी। इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। जी सर। हाँ, यहाँ KIPM से फैयाज अली साहब भी थे, वो मिले थे पिछली बार। अभी आज ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको खोज नहीं पाया हूँ। यस सर है सर लाइक। हाँ दिखाई दिए। गुड। हाँ, रेडमी, रियली आपके स्क्रीन पे रेडमी लिखा हुआ है। उनका फैयाज अली साहब जो हैं KIPM से। हाँ, वेरी नाइस टू सी यू अगेन। हमारे 79 इस वेबिनार को इस समय तक 80% ज्वाइन कर चुके हैं। 80% हैव ज्वाइन टिल नाउ। चलो ठीक है, संभाल लो। हमारे मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रभाकर पांडे जो गोरखपुर में हैं, गोरखपुर एरिया के लिए काम देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे हैं। हेलो प्रभाकर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सर मॉर्निंग सर। फाइन। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हो भाई प्रभाकर जी? सर बहुत अच्छा सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत चलिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अशोक शर्मा जी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? मिस्टर अशोक शर्मा। हेलो अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी ज्वाइन करने वाले हैं, और कुछ देर बाद हमारे स्टेट हेड मार्केटिंग मिस्टर आशीष सिंह जी आएंगे, और वो पूरे समय नहीं रुकेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। अभी जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, 84% हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटली टिल नाउ। स्टूडेंट्स को हम एक एडवाइस देना चाहेंगे, आप लोग एटलीस्ट एक पेपर, ब्लैंक पेपर और एक पेन अपने पास में रखें, so that you may note all the important points. At least points must be noted during this webinar. The important points may be discussed later on, and your questions may be written here over the chat box. अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी लिखें। अभी तो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। और मनीष जी की एडवाइस है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, उससे हमारी वॉइस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, डाटा कम कंज्यूम होगा। और फिर जब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में लिखे होंगे वो पूछेंगे, और जो नहीं लिखे होंगे वो भी पूछ सकते हैं। जब क्वेश्चन उनको पूछना होगा तब अपना माइक ऑन करेंगे, और उसी समय अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज अपना वीडियो और अपने माइक को ऑफ रखें प्लीज। आज सर हेड साहब नहीं है क्या? अभी हमारे डिविजनल हेड CTS मिस्टर SP अरोड़ा साहब आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यस प्लीज। हेलो सर। अभी नो प्रॉब्लम, हम ऐसा करते हैं, मनीष जी। हाँ सर। हेलो हाँ सर। मनीष जी,
हाँ सर। HOD सिविल इंजीनियरिंग। सर बताइए। हाँ मनीष जी, आप अपनी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करा दें प्लीज, जो Yes, लोग sir. आपकी फैकल्टी के ज्वाइन कर चुके हैं। सर हमारे साथ राहुल कुमार शर्मा सर हैं। मिस्टर राहुल जी, गुड मॉर्निंग राहुल जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस यस। अच्छा, morning, sir. फैकल्टी में जिन लोगों का माइक, हाँ राहुल जी अब दिखाई दिए, गुड। कैसे हैं राहुल जी? बस अच्छे हैं सर, आप बताइए। हाँ बढ़िया बढ़िया, आपसे मिलना हुआ हम और अच्छे हुए, अच्छा लगता है हमारा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपको भी हमारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे लॉकडाउन के समय में आप अपने स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई का काम आगे बढ़ा रहे हैं, मनीष जी और फैकल्टी के दूसरे सभी लोग। यस प्लीज। हाँ नेक्स्ट सर फैकल्टी मेंबर से। हमारे साथ सौरभ शर्मा सर हैं। हेलो सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी माइक ऑन कर लें और अपना वीडियो भी थोड़े समय के लिए ऑन कर लें प्लीज, so that we all may see him. Mr. Saurabh. जी सर। Mr. सौरभ शर्मा, सर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें प्लीज। जी सर। नहीं सर यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो गई, देख रहे नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क इशू की होगा। प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। हमारे साथ में हम अपने अशोक जी से जरा इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। वो हमारे एरिया इंचार्ज हैं, मैनेजर ऑफ द मार्केटिंग, मिस्टर अशोक शर्मा, और उनके पास एडिशनल चार्जेस भी हैं। वो वाराणसी और गोरखपुर दोनों ही एरिया के, यानी कि पूरे ईस्टर्न यूपी के मार्केटिंग के इंचार्ज हैं, मिस्टर अशोक शर्मा। हेलो अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माइक आपका ऑन है सर, माइक ऑन है। ऑन है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। अब आवाज आई है, गुड मॉर्निंग। आवाज आई है, लेकिन जब सारी फैकल्टीज को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर स्टार्ट, प्रोसीड करें आगे। राहुल जी का फोटोग्राफ दिखा था। मनीष जी, सर हमारे साथ श्वेता यादव मैम 99% इस समय तक ज्वाइन कर चुके हैं। Yeah, I 100. see here the 99%, 100% have joined till now. Yes, sir. प्लीज क्लिप्स लेते हैं, किसी को जिम्मेदारी दे दें मनीष जी, हाँ, किसी सर। को जिम्मेदारी दें कि वो स्टिल फोटोग्राफ्स और एवी क्लिप्स लेते रहें। ये इकबाल सिंह विलासरा जी हमारे स्टेट हेड कस्टमर टेक्निकल सर्विसेज गाजियाबाद से हैं, सरदार जी जो दिखाई दे रहे हैं हरे रंग की पगड़ी में। तो हमारे हेड आ चुके हैं, मिस्टर SP अरोड़ा साहब हमारे हेड हैं कस्टमर टेक्निकल सर्विसेज के। तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम उनका एक मैसेज लेना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ा लेंगे। मिस्टर SP अरोड़ा साहब, सर कैन यू हियर मी सर? Till now 100% have joined us, and I think it will be too late. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हमारे हेड कस्टमर टेक्निकल सर्विसेज मिस्टर SP अरोड़ा साहब बहुत ही रिचली एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द सीमेंट एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, he has been contributing towards the society as a very keen interest having person in social works and also his religious and spiritual works. अरोड़ा साहब आगे दिखाई दिए थे अभी, अब वो नो प्रॉब्लम। सो
Manish ji, any message from you सर before starting? सर KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से मैं आप लोग सभी लोगों का बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस टेक्निकल सेशन से हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज हम KIPM इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और फैकल्टी के सारे मेंबर्स के साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स का आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका ये लर्निंग सेशन भारती जी सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं सर, हुए तो नहीं है सर, हैं तो भी स्क्रीन पे हैं। हम अपनी मैक्सिमम लिमिट क्या हुआ अनिल, क्या हो गया? सर का शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सर का दिख नहीं रहे हैं सर। अच्छा, नहीं सर का म्यूट, सर का माइक म्यूट हो गया है। अच्छा अच्छा, तो वहां से बोलिए मनीष जी को, शायद वहाँ सर का माइक ऑन कर दीजिए। सर यहाँ नहीं से शेयर नहीं कर है, रहे यहाँ हैं, से सब नहीं है। शेयर कर रहे हैं। अच्छा सर कुछ शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना सर? जी जी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आ जाएंगे। सर की माइक म्यूट हो गई है। सर वहीं से वो ऑन हो जाएगी। अच्छा तो अच्छा। खुद ही ऑन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। Okay. Am I now audible to you, please? यस सर, Yes, यस सर। हाँ, तो फिर मैं फिर से अपनी ओके, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अब मैं जो अपना डिस्कशन आज करना चाहता हूं, उसका जो टॉपिक है, आप सभी लोगों को इस वेबिनार की लिंक दी गई थी, उसमें शायद टॉपिक नहीं लिखा था। टॉपिक है यूजिंग व्हाइट सीमेंट एंड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिल्डिंग्स विद इकोनॉमी। अगर टॉपिक हमने पहले बताया भी था तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। यूजिंग व्हाइट सीमेंट एंड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर प्रोटेक्शन, ड्यूरेबिलिटी एंड द एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को पहले लेने की कोशिश इसलिए की गई है जिससे कि आपको जिस मटेरियल और जिस टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात बताई जाए उसको आप अपनी प्रॉब्लम से कोरिलेट कर सकें। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम उसका करना चाहेंगे। आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पूरी दुनिया में फैली हुई, ये मानवता के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, even much more greater problem than the world war, वो है the COVID-19 epidemic, rather pandemic। इस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम से निश्चित रूप से जो डिजास्टर है वो केवल एक मेडिकल डिजास्टर और द हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर ही नहीं है।
दिस इज आल्सो इकोनॉमिक डिजास्टर। दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ इससे प्रभावित हो रही है और इससे तमाम सारे लोगों के जहां एक ओर बेरोजगार होने और भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने की नौबत आ रही है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों के पूरी तरह से रुक जाने की ओर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे हालात में इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बीइंग स्टॉप द ऑब्स्टेकल्स अगेंस्ट द डेवलपमेंट वर्क्स, लोगों को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात सही है, जॉब्स की प्रॉब्लम आती है सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स के सामने, क्योंकि सबसे पहले विकास कार्य होते हैं। बाकी जो जरूरी काम है वो चलते रहते हैं, लेकिन विकास का काम रुक जाता है। हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी एग्जाम पास कर लेना था, एग्जाम हो रहे होते अब तक, और उन्हें फील्ड में जाना है और कैंपस रिक्रूटमेंट से कुछ स्टूडेंट्स को जॉब मिलता है, बाकी अपनी खुद की कोशिशों से जॉब और अपने यहाँ के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प से जॉब सर्च करते हैं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम आप लोगों को उससे संबंधित कुछ टिप्स देंगे और वो टिप्स देने से पहले आपको उम्मीद की एक जो किरण है जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि डेवलपमेंट का काम पूरी दुनिया में चाहे रुक जाए, लेकिन हिंदुस्तान में ये और अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। उसकी वजह क्या है? इकोनॉमी जहां पूरी दुनिया में नीचे जाएगी, वहीं भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ने के कई सुअवसर आने की उम्मीद है और उसका कारण है चाइना। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अपने घर की आवाजों को आने से रोके, उसके लिए माइक को म्यूट कर दें, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें, जिससे कि वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो सके। जो अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर रहा है वो चाइना था, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद, ऐसे डिजास्टर के बाद, जबकि पूरी दुनिया उससे परेशान है, तो अब न केवल ऑस्ट्रेलिया और जापान बल्कि चाइना के खिलाफ आज जर्मनी और अमेरिका, इटली और यहाँ तक तमाम सारे देश, दुनिया के लगभग सारे देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और उसे एक द बिगेस्ट विलन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की तरह से देख रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों के रोष का सामना चाइना को करना होगा। लोग चाइना से अपने रिलेशन तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में हिंदुस्तान एक उम्मीद की नजर की तरह लोगों को दिखाई देगा। भारत की युवा जनता, भारत का स्किल्ड मैन पावर, इंजीनियर्स हों या डॉक्टर्स, टीचर्स हों या नर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भारत दुनिया के सामने बहुत बड़ा सेवा प्रदाता दिखाई देगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ मजबूती मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। और जब इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम आगे होगा और जब हमारी अवसंरचनात्मक विकास की दिशा में काम बढ़ेंगे तो नए सिविल इंजीनियर्स के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने होंगे। हमने यहाँ जो ये स्लाइड रखी, सबसे पहली व्हाट अबाउट पोस्ट कोविड-19, इसमें सबसे पहली चीज जहाँ द प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड हैं उनको हमने डिस्कस किया, बट एट द सेम टाइम व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन द टाइम्स अहेड, उसकी बात हमने की। स्कोप फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज नो डाउट इट्स इन द सेंटर of the economy, and that's why the civil engineers have also the best possible opportunities ahead. तो आप सभी लोगों को आगे पूरी तरह से उम्मीद रखनी चाहिए और अगर उम्मीद रखनी है तो उसके लिए जॉब्स जब आप लेने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको देना चाहते हैं इस सेकंड स्लाइड में। टिप्स फॉर द न्यू सिविल इंजीनियर्स, हाउ टू गेट द जॉब। आप कैसे काम करेंगे
और काम करते समय अपने काम को किस तरह से अंजाम देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे मानव समाज के लिए आप किस तरह से बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन देंगे अपने कंसर्न्स को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको जॉब कैसे मिलेगा इसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वहां उनसे पूछा जाता है क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, और हमारे यंग इंजीनियर्स जो फ्रेशर्स हैं, अभी रिसेंटली पास आउट होकर के पहुंचे हैं, वो कहते हैं पहले आप हमें जॉब दोगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि जॉब देने वाला एक्सपीरियंस मांग रहा है और जॉब लेने वाला कहता है आप जॉब दोगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तो वही बात हुई कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले जॉब मिलेगा तब एक्सपीरियंस होगा या पहले एक्सपीरियंस होगा तब जॉब मिलेगा। तो हम आपको एक आसान सा उपाय बताते हैं कि इसका जवाब है कि आपको एक्सपीरियंस के लिए जॉब नहीं मिलता कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर कैंपस रिक्रूटमेंट से जॉब नहीं मिलता तब भी, और अगर कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद भी जॉब नहीं मिलता तब भी, और अगर जॉब मिल जाता है उस पोजीशन में भी आपको अभी से, जबकि आप नहीं उससे पहले से, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, हमेशा आपको जहां कहीं भी कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही हो, खासतौर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है सर्वे का काम है, अगर वहां पर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अगर वहां पर किसी भी तरह का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, उसे देखें और देखेंगे। आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूर ही जाना चाहिए, और हम कहना चाहेंगे अगर एक्सपीरियंस की बात है तो आपको किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट को पकड़ लें अच्छे ढंग से, वहां पर रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि आप डेली जाएं। अगर आप डेली नहीं जा सकते तो आप अल्टरनेट डे पे जाएं, 2 दिन में या 3 दिन में जाएं, और वहां पर कुछ मिनट नहीं कुछ घंटे गुजारने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करें, वहां के सिविल इंजीनियर से बात करें, या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पर जो अवेलेबल हों उन कॉन्ट्रैक्टर से या फिर मैसन से बात करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें, मैसन से भी बात करते समय उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखें। आप अपने आप को एक इंजीनियर की तरह पेश करते हुए, उससे अपने को अलग दिखाते हुए अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आपको उसके रोज के काम में क्या प्रॉब्लम आ रही है समझना होगा। ये बात अक्सर लोग पूछते हैं कि जिस काम के बारे में हम जानते नहीं, उस काम के बारे में हम सिविल इंजीनियर से, वहां के साइट इंजीनियर से क्या बात करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी इंसान हो, उससे अगर आप उसके काम के बारे में कुछ नहीं जानते तब भी आप उसके काम के बारे में बात कर सकते हैं एक आसान से सवाल से। वो आसान सा सवाल यही है कि आप उसका पूरा सम्मान करें कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपका बहुत ही चैलेंजिंग काम है, आपके काम में बड़ी चुनौतियां हैं, लगातार एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती हैं, और उनमें से कौन सी समस्या सबसे बड़ी है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है। ऐसा सवाल जब आप पूछेंगे इस तरह से, क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। मनीष जी? यस सर। ओके ओके। जी सर, आप पूरे ऑडिबल हो सर। थैंक यू सर। हाँ, अभी मैं स्टूडेंट्स के लिए जो टिप्स दे रहा हूँ उस बात को पूरा करता हूँ। आप जब किसी इंजीनियर का साइट पर काम करने वाले आदमी का या कोई दूसरा हो, उसके रोजमर्रा के काम को महान, उसके विशेष काम को महत्व देते हुए सवाल पूछते हैं और उसका अनुभव जो है उसका सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि आप सबसे बड़ी समस्या क्या अनुभव करते हैं और उसका निदान कैसे करते हैं, क्योंकि हर इंसान रोज नई समस्याएं देखता है और उसका निदान अपने ढंग से करता है। इस दुनिया में हर इंसान बाहर से देखने में एक जैसे नहीं है, एक जैसे भी हैं तो अंदर से वो बिल्कुल अलग है। हर इंसान का दिमाग बिल्कुल अलग है, इसलिए समस्या का निदान वो अपने हिसाब से करता है। आप अपने बड़े से लेकर अपने छोटे तक हर किसी से कुछ सीख सकते हैं।
साइट इंजीनियर के सामने जाएंगे, उससे जब आप बात करेंगे या वो नहीं मिलता तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, समस्या की बात करेंगे, उसके निदान की बात करेंगे, सबसे बड़ी समस्या की बात करेंगे, तब वो निश्चित रूप से अपने ज्ञान का खजाना आपके सामने रखेगा, अपने अनुभव का निचोड़ आपके सामने रखेगा, और उस जानकारी से आपको वो जानकारी होगी कि आप इंटरव्यू में जब जाएंगे और लिखेंगे प्रोजेक्ट्स विजिटेड, आप ध्यान करें, ध्यान दें, जो तीसरा पॉइंट है हाउ टू एनरिच द सीवी, आप अपने सीवी को कैसे एनरिच करें, कैसे उसे आप अच्छा बनाएं, कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाएं, उसमें आप निश्चित रूप से ये सेमिनार और ये वेबिनार और तो जो सिंपोजियम है, जो ट्रेनिंग है, जो वर्कशॉप हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको अटेंड करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं, उनके बारे में लिखें और उनमें कुछ सीखें। सीखने के लिए हमने कहा आप कागज रखें और पेन रखें और पॉइंट्स को नोट करते जाएं, और इसी तरह से अपने सीवी में नोट करें, अपने बायोडाटा में, अपने रिज्यूमे में आप नोट करें कि आपने कौन कौन से साइट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम होते हुए देखा है। जब आप उन प्रोजेक्ट्स की बात लिखेंगे तो इंटरव्यू लेने वाला आदमी जो ये चाहता है कि इसने कोई काम किया हो तो उसके बारे में इसे सवाल करें, क्योंकि वो जानना चाहता है ये कितना सीखा हुआ है और कितना सीखने में रुचि रखता है। कोई जरूरी नहीं उससे काम करने के लिए सीखा हुआ इंसान मिले, हर आदमी सीखे हुए इंसान को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन सीखने लायक इंसान को हर कोई ढूंढ रहा है। अगर आप जिस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में वो पूछता है वहां क्या काम हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सवालों का संतोषजनक जवाब अगर आप दे पाए, वो अब बहुत अधिक उम्मीद आपसे नहीं रखता। आप वहां पर केवल देखने गए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स विजिटेड लिखा है, या फिर आप ज्यादा समय तक गए, कई महीने गए, मजबूरी में आपको जॉब नहीं मिला, हो सकता कई महीने तक जाना पड़े, तो आप उसे ट्रेनी लिखें कि यहाँ पर मैं ट्रेनी हूँ, कोई जरूरी नहीं वहां स्टाइपेंड मिल रहा हो, कहीं पर सैलरी ना मिले, स्टाइपेंड ना मिले, फिर भी आप अगर उसके काम के बारे में जानते हैं उसे आप लिखें कि हम यहाँ पर ट्रेनी हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की उतनी बड़ी जरूरत नहीं है जितनी बड़ी जरूरत है आपके कॉन्फिडेंस की। इंटरव्यू के समय आपका कॉन्फिडेंस देख करके अगर नौकरी मिल रही है तो आपका पैकेज बढ़ जाएगा, और अगर नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है तो भी आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत कुछ बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये हाउ टू गेट द जॉब, ये जो हमने दूसरी स्लाइड रखी उसकी बात की, और हाउ टू डू द जॉब, कैसे आप अपना काम करेंगे, इसके बारे में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की बात हम करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हर कोई फेस कर रहा है। बिल्डिंग्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और कुछ प्रॉब्लम्स का नाम हमने यहाँ पहली स्लाइड पे दिया है। एक है एल्गी एंड फंजाई। एल्गी का मतलब है काई और फंजाई का मतलब है फफूंदियां। तमाम तरह की फफूंदी होती है जो जहर की तरह होती है। मकान में अगर नमी होगी, सीलन होगी, डैम्पनेस होगी, एफ्लोरेसेंस होगा, तो बाहर की दीवारों में नमी आने से जहां धूप मिल रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, सूरज का प्रकाश है, वहां काई लगेगी। हरे रंग की काई बाद में सूख करके काले रंग के धब्बों में बदल जाएगी और नया मकान भी बहुत ही जल्द बूढ़ा दिखाई देने लगेगा। मकान की केवल खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी उम्र का नुकसान हो रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। और जहां पर धूप नहीं पहुंचती मकान के अंदरूनी हिस्सों में, वहां पर नमी आने से काई तो नहीं लग सकती लेकिन फफूंदी लगेगी जो सफेद रंग की होगी, एक जहर की तरह है सभी इंसानों के लिए, उसमें निवास करने वालों के लिए। इस फफूंदी के बारे में और इस काई के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट्स है, और तमाम सारे पॉइंट्स जो हैं उनमें सबसे खास है क्रैक्स एंड क्रेजिंग। क्रैक्स स्ट्रक्चरल क्रैक्स भी हो सकते हैं दीवारों में। हमारे मकान की नींव कहीं पर ज्यादा नीचे दब जाती है, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। पूरा मकान एक साथ अगर 20 साल में 2 इंच 3 इंच 4 इंच नीचे दब जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मकान का एक हिस्सा ज्यादा नीचे दबेगा और दूसरा कम, आधा मकान आपने 3 मंजिल 4 मंजिल ऊंचा बना दिया और आधा मकान केवल 1 मंजिल 2 मंजिल का है, तो लोड कहीं ज्यादा कहीं कम होने से मकान के दबने का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा, और इस तरह से उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट के क्रैक्स आएंगे। ये स्ट्रक्चरल क्रैक्स मैसोनरी वॉल्स में भी हो सकते हैं, कॉलम्स एंड बीम्स में भी हो सकते हैं, स्लैब्स में भी हो सकते हैं।
हमारी स्लैब में और बीम्स में, यहाँ तक कि कॉलम्स में भी क्रैक्स गलत रीइंफोर्समेंट की वजह से भी होते हैं। रीइंफोर्समेंट का डिजाइन गलत हो, या फिर उस रीइंफोर्समेंट के लिए जो सरिया, जो स्टील बार्स आपने डाली है वो गलत जगह पे प्लेस कर दी गई हो, या फिर उनका जो कर्टेलमेंट है और बार बेंडिंग का पैटर्न है वो गलत हो, यानी कि काम करने वाले ने या तो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से गलती की हो, या फिर उसने लापरवाही से ऐसे नुकसान कर दिए। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो होते हैं उनके बारे में बात करना हमारा आज का मुद्दा नहीं है। आज हम बात करेंगे जो स्पाइडर वेब नेचर के क्रैक्स होते हैं, जो सरफेस पे दिखाई देते हैं मकड़ी के जाले जैसे। ये क्रैक्स खुले जगहों पर, खुले स्थानों पर, चाहे वो बाहर की दीवारों का प्लास्टर हो, चाहे छत की ढलाई के समय ऊपर खुला हुआ हिस्सा हो, वहां पर ज्यादा होते हैं। बाहर की प्लास्टर की साथ साथ अगर लान में आप फर्श बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे, वहां भी ये क्रैक्स दिखाई देते हैं। जो भी खुले हुए हिस्से हैं जहां पर निर्माण कार्य यानी कि प्लास्टर करने के बाद, फर्श बनाने के बाद, आरसीसी की ढलाई के बाद सीधे हवा का संपर्क रहा, खुले हवा में, खुले आसमान के नीचे बड़ी तेजी से उसका पानी उड़ता है और बड़ी तेजी से मसाला सिकुड़ता है, तो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट बाद में हो रहा है और श्रिंकेज पहले आ रहा है, और श्रिंकेज की जो स्ट्रेसेस हैं वो पहले डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वो बियर नहीं कर पा रहा है। तो ये स्पाइडर वेब नेचर का क्रेजिंग का पैटर्न दिखाई देता है, जो हमारे मकान को नुकसान पहुंचाता है। जो हमने एल्गी और फंजाई की बात की थी, वही डैम्पनेस और एफ्लोरेसेंस की बात है, और तमाम सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टाइल्स उखड़ जाते हैं, खासतौर से दीवारों के, या फिर टाइल्स टूट जाते हैं, खासतौर से फर्श के, जहां पर टाइल्स के नीचे सीमेंट लगा दिया जाता है, खासतौर से काला सीमेंट पानी मिला करके। बहुत ज्यादा पानी होता है, जितने पानी की जरूरत है उससे अधिक मिलाना पड़ता है, तभी काम कर पाता है मिस्त्री। और टाइल्स के बीच में ज्वाइंट भरने के लिए सफेद सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, काम का नहीं साबित होता। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टाइल्स के अलावा भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने ली है वो है प्रॉब्लम ऑफ एल्गी। जो काई लगती है, कई तरह की काई होती है। इस काई के लगने पर पहले हरे रंग का एक लेयर दिखाई देती है मकान के ऊपर, जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस मकान को बने हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है और बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट में बना हुआ आप देख रहे हैं। खेतों के बीच में पेड़ हैं, फसलें खड़ी हैं खेतों में, लेकिन ऐसी जगह पर भी काई ज्यादा लगी है कि वो हरे रंग काई सूख करके काट पड़ गई। मकान बनाने वाला नहीं हुआ, अभी अभी मकान बनवाया, पीढ़ियों के लिए, नाती पोतों के लिए, वो बनाने वाला बूढ़ा हुआ और मकान बूढ़ा नजर आ रहा है। इन समस्याओं का क्या निदान है? हमने बगल में दिखाया है, इसमें जो पेंट किया है वो पेंट नहीं, एक प्राइमर है और सीमेंट से बना हुआ प्राइमर है। उसके बारे में थोड़ी सी बात हम बाद में करेंगे। पहले एक अगली प्रॉब्लम हम लेते हैं, द क्रैक्स एंड द क्रेजिंग। इस क्रैक्स और क्रेजिंग की बात हमने कहा, जो श्रिंकेज आता है, जो श्रिंकेज आता है, मसाले में सिकुड़न आती है, उसकी वजह से ये क्रैक्स डेवलप होते हैं। इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, उनका फार्मूला यहाँ पर हम दे रहे हैं अगली स्लाइड में। यूनोज इक्वेशन आप देख रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन गिविंग द असेसमेंट ऑफ द इवेपोरेशन रेट। कितनी तेजी से पानी उड़ेगा मसाले से पर मीटर स्क्वायर पर आवर। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस से 1 घंटे में कितने किलो पानी उड़ेगा, उसका जो अमाउंट है यहाँ इस फार्मूले में दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड यूनोज इक्वेशन। ही वाज द साइंटिस्ट ऑफ अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। दूसरे देशों में जैसे कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, अपने इंडिया के इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट की तरह से आपके इंस्टीट्यूट से भी और हमारे यहाँ से भी, मैं खुद भी इस इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ और इसके लखनऊ सेंटर का मैं यहाँ पर तो